नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। नेहा विक्की की बात मानकर उसके घर जरूर आ गई थी, लेकिन वहां रहने से पहले ही उसने अपनी कुछ शर्तें सामने रख दी थी। आदित्य को पेन में देखने के लिए विक्की के पास उन शर्तों को मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। यहाँ सिंघानिया मेंशन में आदित्य की मां निर्मला ने आदित्य को समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। निर्मला ने बातों बातों में आदित्य को ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि किसी भी आती जाती लड़की में आदित्य खुद को इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। मॉम इनफ, आपको समझ भी आ रहा है आप क्या कह रही हैं? आदित्य ने एकदम से गुस्से में रिएक्ट करते हुए कहा। उसे ये कहता सुन निर्मला एक पल के लिए तो घबरा सी गई। क्या कह रही है मतलब? क्या कर रही है मतलब? आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं उसे कुछ पता तो नहीं? आई एम श्योर नेहा ने उसे कुछ नहीं बताया होगा, पर अगर बता दिया होगा तो उसके मन में ऐसी ढेरों बातें चल रही थी। उसने तुरंत इस बात को काटते हुए बात बदलते हुए कहा, आदित्य वॉच योर टोन, क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ। इन सब से बेहतर है कि तुम अपनी आने वाली फैमिली मीटिंग पर ध्यान दो। उससे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए अभी कुछ और नहीं है। निर्मला ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और वहां से पैर पटकते हुए उस कमरे से बाहर निकल गई। मरियम ने जब निर्मला को इस तरह से रूठ कर बाहर जाते हुए देखा तो वो और भी परेशान हो गई। अब वो खुद को उसे आदित्य के बारे में पूछने से रोक नहीं पाई। मैडम आदित्य। जैसे ही उसने आदित्य का नाम लिया निर्मला ने गुस्से में उसे जवाब दिया, वो अपने आप संभल जाएगा मरियम, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे हर छोटी छोटी बात समझाई जाए। तुम भी उसकी ज्यादा चिंता मत करो। कहकर निर्मला वहां से निकल गई। उसे वहां से जाता हुआ देखकर मरियम सिर्फ अफसोस करती रह गई। उसने जो कुछ सोचकर निर्मला को यहाँ बुलाया था वो पूरा नहीं हो सका। उसे लग रहा था कि वो एक बार फिर से निर्मला को आदित्य के लिए रोक ले, लेकिन आखिरकार वो एक सर्वेंट ही थी और उसे डर था कि वो गलती से कहीं अपनी सीमा ना लांघ दें। इसलिए उसने इस मामले में आगे कुछ नहीं कहा और सीधे ही किचन में चली गई। निर्मला के जाने के बाद आदित्य ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मरियम इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रही थी, इस उम्मीद में कि शायद आदित्य रात में थोड़ा सा खाना खा ले। मरियम ने उसका पसंदीदा खाना बना लिया। बार बार आदित्य अलग अलग लोगों को फोन करके बस यही पूछ रहा था, एनी अपडेट? सॉरी सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ऐसा लग रहा है जैसे मैडम हवा में गायब हो गई है। उन्हें ढूंढने के लिए एक भी हिंट नहीं मिल रहा। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कितनी प्लानिंग के साथ ये सब किया गया है। आदित्य के आदमी ने उससे कहा। हाँ, कंटिन्यू टू इन्वेस्टिगेट, आदित्य ने कहा और फोन रख दिया। अब एक ही जवाब से वो इतना बोर हो चुका था कि उसे कुछ कहने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। बार बार अपना सिर पकड़कर वो यही सोचे जा रहा था कि नेहा इस तरह से बिना कुछ कहे कैसे जा सकती है। इसमें तो मुझे जरा भी लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा है। जितना मैं नेहा को जानता हूँ वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है जो किसी जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले ले। उसे अपनी माँ की कही हुई बात भी याद आ रही थी कि उसे फैमिली मीटिंग की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी नेहा की चिंता अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। वो अब समझ चुका था कि अब उसकी लाइफ में पीहू और नेहा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी थी। 3 दिन बीत चुके थे। नेहा का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। इन 3 दिनों में आदित्य सिर्फ कुछ घंटों के लिए सो पाया था। कंपनी में ओवर टाइम करने के बाद वो तुरंत नेहा की तलाश में लग जाया करता था। उसने तो जैसे ठान लिया था कि जब तक वो उन्हें ढूंढ नहीं लेता चैन से नहीं बैठेगा। कभी कभी तो आदित्य को खुद की हालत देखकर हंसी भी आ जाती थी। वो ऐसा कभी भी नहीं था जैसा वो अब हो गया था। सर, आज फैमिली मीटिंग है, आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है? मयंक ने ख्यालों में खोए हुए आदित्य को देखकर पूछा। उसे लगा कि असिस्टेंट होने के नाते उसे आदित्य को ये बात याद दिला देनी चाहिए। आखिरकार फैमिली रियूनियन की मीटिंग साल की सबसे जरूरी गैदरिंग होती थी। सिंघानिया के परिवार से लेकर उनके ऑफिस तक सबका दिल एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता था। अब तो मयंक को भी नेहा की इस हरकत पर गुस्सा आने लगा था। वो अब खुद अपने बॉस को इस हाल में देखकर अब थक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य तो नेहा के लिए इतना सब कुछ करता था, उसकी इतनी केयर करता था, फिर क्यों वो इस तरह से उन्हें छोड़कर चली गई। 3 दिनों से इस तलाश के चक्कर में वो खुद भी सो नहीं पाया था और अब इस टेंशन में उसके बॉस का ध्यान फैमिली मीटिंग पर भी नहीं था।
मयंक, तुम इन सब पर ध्यान मत दो, तुम्हें जो मैंने काम दिया है उसे पूरा करो। नेहा को ढूंढो, पता करो कहाँ है वो, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, आदित्य ने गुस्से में कहा। पूछो लोगों से इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है और कितना टाइम लगेगा नेहा के बारे में पता करने में, उसने पूछा। मयंक उसकी बातें सिर झुकाकर सुने जा रहा था। वो तो खुद आदित्य को कुछ भी सजेशन देने आया था, उसे उल्टा डांट पड़ जाएगी वो ये नहीं जानता था। उसे ये तो पता चल चुका था कि नेहा की इम्पोर्टेंस आदित्य की लाइफ में क्या थी, लेकिन आज वो फैमिली रियूनियन से भी ज्यादा जरूरी हो चुकी थी। ये जानकर मयंक अब आश्चर्य कर रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि ये पहला साल था जिसमें आदित्य इस गैदरिंग के लिए जरा भी एक्साइटेड नहीं था। कुछ ही देर में फैमिली मीटिंग शुरू हो गई। शहर के सबसे बड़े बड़े होटल नोवोटेल में ये पार्टी रखी गई थी। यहाँ आ रहे सारे ही गेस्ट सिंघानियाज फैमिली के रिलेटिव्स ही थे। अगर किसी बाहर वाले को यहाँ आना हो तो उसके पास इनविटेशन कार्ड होना जरूरी था, या तो उसकी पहचान ऐसी हो कि जिसे सब जानते हों। इस गैदरिंग में आने वाले सभी लोगों का एक अलग स्टैंडर्ड था। इसी मीटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवीजन होता था। यहाँ पर परिवार के लोग अपने हक के लिए बात कर सकते थे। परिवार के लोगों को इस दिन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार होता था। आज समीरा उसी के साथ इस पार्टी में आ रही थी जिसने उसे इनवाइट किया था। निर्मला के साथ समीरा ने जब इस पार्टी में कदम रखा तो सभी का ध्यान उन दोनों की तरफ खींचा चला गया। समीरा हॉट रेड कलर की ड्रेस में किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसकी हाइट और परफेक्ट फिगर में उसकी ड्रेस बखूबी शूट कर रही थी। उसका एस शेप का बैग एक अलग ही खूबसूरती दर्शा रहा था। निर्मला खुद समीरा के ड्रेसिंग सेंस से बेहद ही इम्प्रेस रहती थी। पार्टी में लगभग 30 के लगभग लोग थे, जिनमें आधे से ज्यादा लोग यंग थे। अपने 20s में लड़कों ने सूट पहन रखा था और लड़कियों ने नोबल अटायर। निर्मला के साथ समीरा को आता हुआ देखकर वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे खिल उठे थे। ये फैमिली मीटिंग थी जहां सिर्फ वो लोग आते थे जो सिंघानिया परिवार के थे। अगर आज निर्मला ने इतने प्राउडली बजाज फैमिली की बेटी समीरा को इस पार्टी में इनवाइट किया है तो इसका मतलब साफ है। लोगों ने अब अज्यूम करना शुरू कर दिया था कि निर्मला सिंघानिया ने अपने हीरे जैसे बेटे के लिए पन्ने जैसी बहू ढूंढ ली थी। समीरा भी इस पार्टी में बहुत ही खुश थी। उसे तो लग रहा था जैसे वो आदित्य को पाने के लिए एक कदम और भी आगे बढ़ चुकी थी। अपने आसपास खड़े लोगों की आंखों में कंफ्यूजन और सवाल देखकर समीरा अब और भी खुश हो रही थी। कुछ ही देर बाद निर्मला समीरा को किसी से मिलवाने के लिए लेकर जा रही थी। इस बड़े से हॉल के किनारे पर एक लंबा सा व्यक्ति खड़ा था जिसके सारे बाल सफेद हो चुके थे। रंग गोरा था लेकिन चेहरे पर उम्र का तगाजा दिखने लगा था। दिखने में बहुत ही स्मार्ट। ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर राजवीर सिंघानिया थे, आदित्य के दादाजी, जिन्हें लोग प्यार से दादू बुलाते थे। डैड, ये बजाज फैमिली की बेटी है समीरा बजाज, आदित्य के बचपन की दोस्त। निर्मला ने समीरा को अपने ससुर दादू से सिर झुकाकर मिलवाते हुए कहा। गुड इवनिंग दादू, समीरा ने सिर झुकाकर उन्हें ग्रीट किया। दादू के चेहरे का एक्सप्रेशन भी वैसा ही रहता था जैसे आदित्य का होता था। ना वो किसी से मिलकर ज्यादा इम्प्रेस होता था और ना ही दादू। उन्होंने ज्यादा कुछ न कहते हुए बस सिर हिलाकर कहा, एंजॉय। समीरा समझ गई थी कि दादू ज्यादा बात नहीं करते हैं, इसलिए उनका ये इशारा समझते ही वो निर्मला को वहीं छोड़कर साइड में खड़ी हो गई। समीरा के जाते ही दादू ने बगल में खड़े अपने बेटे राजीव की तरफ देखकर अपनी बहू को तानते हुए पूछा, आदित्य कहाँ है? इतना वक्त हो गया है, सब लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं। अपने पिता की इतनी बात सुनकर राजीव घबरा उठा था। दादू का इस पूरे परिवार में एक अलग ही दबदबा था। उन्होंने अगर किसी बात को 2 बार कह दिया तो उसका मतलब अच्छा नहीं समझा जाता था। उन्हें अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपनी आवाज को तेज करने की जरूरत नहीं होती थी, उनकी आंखें ही सब कुछ कह देती थी। सभी लोग आदित्य और दादू के व्यवहार को हमेशा से ही कंपेयर करते थे। कहते थे कि आदित्य के अंदर जो एटीट्यूड और ऑरा था वो सब उसे अपने दादा से ही मिला था। राजीव ने घबराते हुए कहा, डैड डोंट वरी, वो किसी काम में बिजी हो गया है, रास्ते में ही होगा, थोड़ी देर में आता होगा, मैं बात करता हूँ उससे। इतना कहने के बाद राजीव निर्मला की ओर देखने लग गया। निर्मला खुद भी परेशान थी ये सोचकर कि आदित्य कहाँ रह गया था। कुछ देर और इंतजार करने के बाद निर्मला और राजीव दोनों अब एक दूसरे से बात करने के लिए एकांत में आ गए। बड़ी देर से वो दोनों आदित्य का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो आया नहीं था। कहाँ रह गया ये लड़का, अभी तक आया क्यों नहीं है? उसे पार्टी शुरू होने का टाइम पता था ना, तो फिर अगर वो नहीं आया तो डैड बहुत गुस्सा हो जाएंगे, राजीव ने निर्मला से कहा। वो अपने डैड का गुस्सा अच्छे से जानता था, इसलिए ज्यादा डर रहा था।
पता नहीं, मैं खुद भी वही सोच रही हूँ, पर तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कॉल करती हूँ उसको। निर्मला ने इतना कहते ही आदित्य को फोन लगा दिया, लेकिन फोन उठा नहीं। उसने 1-2 बार और ट्राई किया, लेकिन फोन फिर से नहीं उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य कहाँ था। उसने तुरंत मयंक को कॉल किया। आदित्य की माँ का नाम देखते ही मयंक ने झट से फोन उठा लिया। मयंक, तुम आदित्य के साथ हो? आदित्य कहाँ है? उसे पता नहीं है क्या आज क्या है? अभी तक वो यहाँ पहुंचा क्यों नहीं है? वट इज रॉन्ग विद हिम? क्या उसे अपनी सीईओ की कुर्सी प्यारी नहीं है? निर्मला के मन में जो कुछ भी आ रहा था उसने सब कुछ मयंक से कह दिया। आदित्य के बिहेवियर से वो इतना परेशान हो चुकी थी कि अब उन्हें सच में उसकी पोजीशन के लिए डर लग रहा था। निर्मला का इतना गुस्सा देखकर अब मयंक शौक में था। जिस हाथ से उसने फोन पकड़ रखा था वो हाथ अब कांप रहे थे। यस मैडम, आदित्य सर मेरे ही साथ हैं। वो एक्चुअली नेहा मैम आज सुबह तो उन्हें ढूंढने के लिए सर अभी भी सिटी में है। मयंक ने लड़खड़ाते हुए बताया कि आदित्य अभी भी नेहा को ढूंढने में बिजी था। बी सिटी शहर का दूसरा हिस्सा जैसा था। अगर आदित्य वहां से वापस भी निकल गया तो भी अब वो समय पर पार्टी में पहुंच नहीं पाएगा। इतना सब कुछ मयंक ने किस हिम्मत से बताया था ये सिर्फ वो ही जानता था। निर्मला को उसका पहला सेंटेंस सुनकर ही आग बबूला हो चुकी थी। क्या कहा तुमने? आदित्य उस लड़की को ढूंढने बीसीटी गया है? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि लोग यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कैसे वो इतनी दूर चला गया? हाँ, यहाँ लोग कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। और निर्मला ने अब मयंक पर ही अपना गुस्सा उतार दिया। हाँ, वो मयंक अब लड़खड़ाते हुए समझाने की कोशिश कर रहा था तो निर्मला ने तुरंत अब उसे रोकते हुए कहा, आदित्य को फोन दो, मुझे बात करनी है उससे। निर्मला ने कहा उसे अब इधर उधर बात करके टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आदित्य से अब सवाल करना था। ये बात सुनकर जैसे ही मयंक ने आदित्य की तरफ देखा, आदित्य ने इशारे से ही उसे मना कर दिया। वो इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। मैम, वो मैं और सर एक गाड़ी में नहीं हैं, हम अलग अलग गाड़ी से बी सिटी की तरफ जा रहे हैं। मुझे सर जैसे ही मिलेंगे मैं उनकी बात आपसे करवा दूंगा। आई एम सॉरी मैम। मयंक ने अब हड़बड़ाते हुए इतना कहकर फोन रख दिया। वो आदित्य के कारण और डांट नहीं खाना चाहता था। फोन रखते ही उसने एक गहरी सांस ली और अब आदित्य की तरफ निराश भाव से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे इस तरह से और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से वैसे ही आदित्य ने मयंक को चैन से बैठने नहीं दिया था और अब उसके बॉस की माँ, उनकी भी डांट मयंक को ही खानी पड़ रही थी। इन सब से परेशान होकर आखिरकार मयंक ने अब चिढ़ते हुए कहा, सर आप जानते हैं फैमिली मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है, उसके बाद भी आप नहीं जा रहे हैं? क्या आप जा नहीं सकते? परेशान होकर उसने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी टोन में गुस्सा सुनाई दे रहा था। आदित्य ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, नेहा मिल जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा, फैमिली मीटिंग भी। ये सुनकर अब मयंक ने गहरी सांस ली और नजरें झुका ली। उसे फिर से महसूस हुआ जैसे उसकी जुबान अब अचानक से फिसल गई थी। और लगता है तुम अपना काम भूल गए हो। जैसे ही नेहा मिल जाए तुम एक लंबे ट्रिप पर चले जाना। आदित्य ने इनडायरेक्टली मयंक की परमानेंट छुट्टी करने की बात कह दी थी। मयंक ये सुनते ही सहम गया। अच्छा खासा दोनों शाम को ही फैमिली मीटिंग के लिए निकलने वाले थे कि तभी अचानक किसी सोर्स से पता चला कि नेहा को बी सिटी में कहीं देखा गया है। बस ये सुनकर आदित्य मीटिंग में ना जाकर बी सिटी निकल पड़ा। मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बॉस का नेहा के लिए प्यार देखकर खुश होए या फिर उसके कारण जिन चीजों से वो दूर जा रहे थे उसके लिए दुखी। यहाँ निर्मला और राजीव उदास होकर वापिस अंदर पार्टी में आ गए थे। मयंक ने जो बात हुई उसके बाद दोनों का ही अब मूड खराब था। वो अब एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के सवाल आदित्य के बारे में बढ़ने लग गए तो राजीव के पास खड़े होने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं था। उसने सभी से क्षमा मांगते हुए कहा, डैड मेरी आदित्य से बात हुई है, वो एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में फंसा हुआ है, इसलिए शायद वो नहीं आ पाएगा। राजीव को खुद बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि उसे नेहा की बात छुपाने के लिए अपने ही डैड से झूठ बोलना पड़ रहा था। ये बात सुनकर दादू की आंखें अब गुस्से से भर चुकी थी। बिजनेस मीटिंग? व्हाट मीटिंग? फैमिली मीटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। ये बात आदित्य समझ नहीं पाया आज तक। दादू ने राजीव की तरफ देखते हुए कहा। दादू का बढ़ता गुस्सा देखकर विशाल के पिता हितेश ने कहा, डैड गुस्सा मत कीजिए, आदित्य कोई बच्चा नहीं है, वो एक समझदार लड़का है, उसे पता है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। हितेश अपने डैड के सबसे ज्यादा क्लोज था हमेशा से ही। सब जानते थे कि हितेश ठीक कह रहा था लेकिन दादू से ये कहने की हिम्मत सिर्फ उसमें ही थी। ऑल राइट, अगर वो नहीं आ रहा है तो ना सही, लेट्स कंटिन्यू, दादू ने भी अब अकड़ में कहा।
आदित्य आज की पार्टी में नहीं आ रहा था। ये जानकर कई लोग तो खुशी से उछल पड़े थे। उनकी नज़र तो बहुत पहले से ही आदित्य की कुर्सी पर थी। ये सब देखकर राजीव और निर्मला सबसे ज्यादा अपसेट थे। निर्मला ने सोचा भी नहीं था कि उसका इतना स्मार्ट बेटा एक लड़की के लिए फैमिली मीटिंग जैसी जरूरी चीज छोड़ देगा। पहले तो उसे पीहू के कारण नेहा से थोड़ी सिंपैथी होती थी, लेकिन अब तो वो भी बंद हो चुकी थी। अब उसे खुशी हो रही थी ये सोचकर कि वो नेहा को आदित्य की लाइफ से निकालने में सफल हो चुकी थी। इतना सब कुछ हो रहा था कि अब निर्मला समीरा पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। बड़े मन से बहुत कुछ सोचकर निर्मला ने समीरा को यहाँ पर बुलाया था। आदित्य और उसके लिए प्लान्स बनाए थे, लेकिन अब आदित्य के ना आने से सब कुछ खराब हो गया था। उसके सारे प्लान्स पर अब पानी फिर गया था। सिर्फ यही नहीं, आदित्य के ना आने से पार्टी वैसे शुरू ही नहीं हो पाई थी जैसे होनी चाहिए थी। लोग छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ चुके थे। कोई आदित्य की तारीफ कर रहा था तो कोई निंदा, लेकिन हर जगह चर्चे बस उसी के हो रहे थे। कुछ देर के बाद कुछ रिलेटिव्स के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। ऐसी बहस तो हमेशा होती रहती थी, लेकिन आज उन्हें कंट्रोल करने वाला व्यक्ति ही यहाँ पर मौजूद नहीं था। धीरे धीरे वो बहस इतनी बढ़ गई कि अब वो एक लड़ाई बन चुकी थी। राजीव और हितेश दोनों ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे। बहुत परेशान होने के बाद आखिरकार दादू को बोलना ही पड़ा। इनफ, बहुत हो गया। उनकी आवाज में इतना सुनना मतलब बहुत कुछ था। कोई पार्टी नहीं होगी आज, मैं थक चुका हूँ। मुझे लगता है इस बार के फैमिली मीट की किसी को भी जरूरत नहीं है, इसलिए शायद इस साल कोई खास बात है भी नहीं। इस पार्टी को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। सब लोग जा सकते हैं यहाँ से। अगर कुछ जरूरी हुआ तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। दादू ने इतना कहकर अपने हाथ जोड़ लिए और वहां से जाने के लिए खड़े हो गए। उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर के बराबर होती थी। किसी एक की भी हिम्मत नहीं थी कि उनके फैसले पर पलटकर उनसे एक सवाल भी कर ले। दादू तो वहां पर उठकर चले गए थे, लेकिन निर्मला और राजीव के मन में एक बड़ी सी टेंशन छोड़ गए थे। कोई समझे या ना समझे, उन्हें अच्छे से पता था कि दादू ने पार्टी क्यों कैंसिल की थी। आदित्य का इस पार्टी में ना आना सिर्फ उसे ही नहीं, सबको भारी पड़ा था। यहाँ आदित्य नेहा को ढूंढते हुए सिटी में पहुंच चुका था। अपने आदमियों से बात करके वो उस जगह पर आ गया था जहां उन लोगों ने नेहा को देखने की बात की थी। उस लोकेशन पर पहुंचते ही आदित्य ने अपने आदमी से पूछा, कहाँ है नेहा? वो ये पूछ रहा था और उसका ध्यान वहां खड़ी एक गाड़ी पर था जो नेहा की थी। सर, ये गाड़ी नेहा मैडम की है। हम लोगों ने इस गाड़ी को देखा तो इसमें एक औरत और बच्ची बैठे थे। उस आदमी ने डरते डरते कहा। औरत और बच्ची तो कहाँ है वो? आदित्य ने झट से पूछा। अगर वो गाड़ी नेहा की थी तो आदित्य इतना तो श्योर था कि इसके अंदर नेहा और पीहू ही होगी। सर, वो आदमी डर के कारण अब लड़खड़ाने लग गया। मयंक ने अपना माथा पीट लिया। वो समझ चुका था कि शायद मामला कुछ और ही है। अरे वो क्या? आदित्य ने जैसे ही चिल्ला कर पूछा, वो आदमी बोल पड़ा। हमने देखा कि गाड़ी तो नेहा मैडम की ही थी, लेकिन जो औरत इसमें बैठी थी वो मैम नहीं थी। वो औरत और बच्ची कोई और ही थे, उस आदमी ने बताया। उसकी कहानी सुनकर आदित्य और मयंक अब दोनों ही हैरान थे। मतलब ये कैसे हो सकता है? नेहा की गाड़ी में कोई और क्या कर रहा था? आदित्य ने पूछा। पता नहीं सर, वही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा था। फिर हमें लगा कि शायद ये किसी ने जानबूझकर किया होगा, हमें गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। हम तो उस औरत को ही नेहा मैम समझते हुए यहाँ तक आ गए। और उस आदमी ने बताया। अब आदित्य को भी साफ दिखाई दे रहा था कि किसी ने उसे ट्रैप करने की कोशिश की थी। जानबूझकर उसकी फैमिली मीटिंग को मिस करवाने के लिए एक बड़ा खेल खेला गया था उसके साथ। किसी ने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की है, पर कौन हो सकता है ये? और लोगों को इस काम में लगाओ। मुझे इस आदमी के बारे में जानना है जिसने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। आदित्य ने इतना कहा और वापिस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य इतना चिल कैसे था। एक फॉल्स क्लू के कारण उसने बड़ी आसानी से अपनी सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली मीटिंग छोड़ दी, ये सोचे बिना कि उसका अंजाम क्या होगा। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि आदित्य की कंडीशन पर हंसे या रोए। यहाँ आदित्य को खुद की हरकत देखकर हंसी ही आ रही थी। उसकी आंखों के सामने वो सीन चल रहा था जब मयंक ने इस जगह के बारे में बताया था, और वो बिना सोचे समझे यहाँ भागा चला आया। ये सब कुछ सोचकर आदित्य को भी अब ये एहसास हो गया था कि उसे नेहा से प्यार हो गया था, और ये एहसास उसके चेहरे पर कब मुस्कुराहट बिखेर देता था उसे पता भी नहीं चलता था।
जैसे ही मयंक के साथ वापस गाड़ी में बैठा, फिर से उसके फोन पर निर्मला का कॉल आया। इस बार आदित्य ने उठाकर कहा, हाँ मॉम, अब दिख गया तुम्हें अपना फोन? देखा कितने मिस्ड कॉल पड़े हैं हमारे उसमें? निर्मला ने गुस्से में कहा। जिस तरह से दादू ने पार्टी को बीच में ही खत्म कर दिया था, निर्मला का ये गुस्सा बहुत ही जायज था। बोलिए मॉम, क्या बात है? आदित्य ने सीधे मुद्दे की बात पूछी। तुम कहाँ हो आदित्य? जहाँ भी हो अभी के अभी यहाँ आ जाओ, निर्मला ने उसे अपने घर सिंघानिया विला बुलाते हुए कहा। अब वो आदित्य से सारी बातें मिलकर बैठकर ही करना चाहते थे। अभी तो काफी लेट हो चुका है मॉम, मैं भी सिटी में हूँ, आने में काफी देर हो जाएगी, आदित्य ने कहा। हमें कुछ नहीं सुनना है, मैं और राजीव तुमसे मिलना चाहते हैं बस, निर्मला ने कहा। इस वक्त वो भी कुछ सुनने समझने के स्टेट में नहीं थी। अरे पर मोम समझो, 10 बज चुके हैं, आधी रात हो जाएगी, मुझे वहां तक पहुंचते पहुंचते आज नहीं मिल पाएंगे, आदित्य ने कहा। ठीक है, आज तुमने वैसे भी वही किया है जो तुम्हें करना था, लेकिन कल सुबह होते ही तुम मुझे यहाँ चाहिए। मैं नहीं जानती कि कल तुम्हारा क्या प्लान क्या नहीं, लेकिन सबसे पहला काम तुम हमसे मिलने का ही करोगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो, निर्मला ने पूरे हक और गुस्से से कहा। आदित्य जानता था कि इस मूड में मोम से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने भी हाँ कहकर बस फोन रख दिया। उसने इतनी बड़ी फैमिली मीटिंग छोड़ दी, उसका परिवार उससे नाराज है, काम पर वो फोकस कर नहीं पा रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी आदित्य के दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन रहती थी, और वो थी नेहा और पीहू की। इतना सब कुछ उससे छूट रहा था, लेकिन उसे एक ही काम नजर आ रहा था, और वो था उन दोनों को ढूंढना। लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद आदित्य मेंशन पहुंचा। मरियम जागकर उसका वेट कर रही थी, लेकिन उसके कहने पर भी आदित्य ने खाना नहीं खाया। नेहा और पीहू के बगैर ना उसका घर में रहने का मन करता था और ना ही डाइनिंग टेबल पर जाने का। इतने कम समय में ही उसे उन दोनों की इतनी आदत हो चुकी थी कि इस सूनेपन को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो इस वक्त उसे आ भी नहीं रही थी। उसकी आंखों के सामने बस पीहू की शैतानी और नेहा की हंसी घुमा करती थी। सोते जागते उठते बैठते उसे बस उन दोनों को ही देखने का मन करता था। उनकी याद करते हुए आदित्य ने एक और रात बिता दी थी। अगले दिन सुबह आँख खुलते ही आदित्य की नजर टेबल पर रखे गर्म पानी पर पड़ी। गर्म पानी का गिलास ये तो नेहा रखा करती थी। वो सुबह उठकर सबसे पहले गर्म पानी पीती थी। वो वापस आगे सोचते हुए वो कुछ और कहता कि उससे पहले ही दरवाजे से मरियम की आवाज आई। ये मैंने तुम्हारे लिए रखा है, कल रात को तुम्हारी आवाज थोड़ी भारी लग रही थी, मुझे लगा कहीं सर्दी ना बैठ जाए, इसलिए ये गर्म पानी रखा है, इसे पी लो, यू विल फील बेटर, मरियम ने कहा। उनकी बात सुनते ही आदित्य के चेहरे से उम्मीद की किरण अचानक से छूमंतर हो गई थी। एक पल के लिए उसने जो कुछ भी सोचा उसे उसका चेहरा खिल उठा था। मरियम की बात सुनकर उसके चेहरे पर जो निराशा थी उसे मरियम देखते ही भाप गई थी। बड़ी दुखी हो रही थी वो ये सोचकर कि आदित्य को नेहा के होने का जो एहसास हुआ था वो झूठा था। मुझे माफ करना, मरियम ने तुरंत गिलास उठाते हुए कहा, लेकिन तभी आदित्य ने उन्हें रोक दिया। अरे नहीं आंटी, मैं पी लूंगा, इसे रख दीजिए, आदित्य ने कहा। मरियम के वहां से जाने के कुछ ही देर बाद आदित्य ऑफिस के लिए रेडी हो गया। रोज की तरह उसने मरियम का दिल रखने के लिए थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। आंटी, आज मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे मॉम डैड से मिलने जाना है, आप खाना खाकर सो जाइएगा, आदित्य ने मरियम से कहा। ठीक है, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मरियम ने कहा। आदित्य घर से निकलकर अपने ऑफिस पहुंच गया। अपने कैबिन पर उसने जैसे ही कदम रखा उसने देखा कि वहां पर सिद्धांत पहले से ही बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों से काम के कारण वो शहर से बाहर गया हुआ था और आज ही सुबह वहां से लौटा था। तुम आ गए? आदित्य ने बिना किसी सरप्राइज के सिद्धांत से पूछा और जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। वो सब छोड़, मैंने सुना है कि कल तुम फैमिली मीटिंग में नहीं गए, क्या ये सच है? सिद्धांत ने आदित्य को देखते हुए पूछा। उसकी तेजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़ी देर से यही पूछने के इंतजार में था। कल ही रात समीरा ने उसे ये खबर दी थी, जिसे सुनते ही वो ये पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। आदित्य अब उसे जवाब न देकर शांत बैठा हुआ था। अरे कुछ तो बोल, तुझे पता है ना कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है वो, तेरे वहां नहीं जाने से तेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? सिद्धांत ने बड़ी ही फिक्र से पूछा। वो सच में आदित्य के लिए दिल से केयर करता था, इसलिए सवालों की लिस्ट लिए यहाँ पर बैठा हुआ था। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी से डरता हूँ? मैं अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता क्या? आदित्य ने बड़ी अकड़ में कहा। ये सुनते ही सिद्धांत एकदम से चुप हो गया। वो खुद भी जानता था कि आदित्य जिस पोजीशन पर था उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं था। पर तुम गए क्यों नहीं? ऐसा क्या हो गया? पहले तो तुम जाने वाले थे ना, फिर क्या हो गया? सिद्धांत ने पूछा।
आदित्य ने इस सवाल पर अपना सिर झुका लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब बताना भी था, लेकिन डर था कि कोई समझेगा नहीं। भोल भाई, सिद्धांत ने एक बार फिर जोर लगाते हुए पूछा। इस बार पूछने से आदित्य एकदम से बोल पड़ा, नेहा कहीं चली गई है अचानक से। ये सुनते ही सिद्धांत के तो एकदम से होश उड़ गए। क्या मतलब चली गई? कहाँ चली गई? सिद्धांत ने पूछा। उसके बाहर होने की वजह से आदित्य ने उसे अभी तक कुछ नहीं बताया था। हर प्रॉब्लम में सिद्धांत उसके साथ खड़ा रहता था, लेकिन इस बार वो यहाँ नहीं था। आदित्य अपनी प्रॉब्लम्स बताकर उसके काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। हाँ, आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, पर कैसे और कहाँ? नेहा ऐसे कैसे चली गई? सिद्धांत ने परेशान होते हुए पूछा। वो जानता था कि आदित्य की लाइफ में नेहा की क्या वैल्यू थी, इसलिए वो अच्छे से समझ पा रहा था कि उस पर क्या बीत रही थी। वो तो आदित्य की दिल से चिंता कर रहा था, लेकिन उसके इतने सारे सवाल अब आदित्य को और भी परेशान कर रहे थे। जब वो मिल जाएगी तब उसे पूछकर बताऊंगा कि वो कहाँ गई थी, आदित्य ने अब चिढ़ते हुए जवाब दिया। मुझे क्या पता यार, मैं खुद ये जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ है और क्यों चली गई है, उसने आगे कहा। सिद्धांत को उसकी इरिटेशन के पीछे की वजह अब साफ दिखाई दे रही थी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि नेहा अपनी मर्जी से यहाँ से गई है? सिद्धांत ने पूछा। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो अपनी मर्जी से गई है या फिर किसी ने उस पर किसी तरह का दबाव बनाया है। मुझे बस ये पता है कि उसकी यहाँ से जाने की वजह भले ही कुछ भी रही हो, लेकिन मैं उसे वापस ला कर रहूंगा, आदित्य ने जिद्दी टोन में कहा। उसे क्या लगता है वो बिना बताए, बिना कुछ कहे, बिना मेरी परमिशन लिए यहाँ से चली जाएगी और मैं कुछ नहीं कहूँगा, आदित्य ने अब गुस्से में कहा। उसकी बातें सुनकर सिद्धांत को साफ दिखाई दे रहा था कि वो नेहा को कुछ ही दिनों में कितना मिस कर रहा था। तुम्हें कहीं ये फील तो नहीं हो रहा कि तुम्हें उसने डंप कर दिया? सिद्धांत ने पूछा। उसे ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट था कि एक्चुअली में आदित्य को किस बात का इतना बुरा लग रहा था। उसने ये भी रियलाइज नहीं किया कि आदित्य इतने सीरियस मूड में उसके किसी भी सिली क्वेश्चंस को आंसर नहीं करने वाला था। ओह शट अप सिद्धांत, कहकर आदित्य ने सिद्धांत को डांटा। ओप्स माय बैड, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, सिद्धांत ने तुरंत अपनी बात से पीछे हटते हुए कहा। उसे तुरंत एहसास हो गया था कि उसका जरा सा भी मजाक आदित्य को और भी ज्यादा गुस्सा दिला सकता है। अगर तुम्हारे सवाल पूरे हो गए हैं और तुम्हें कुछ और काम नहीं है तो तुम जा सकते हो, आदित्य ने कहा। सिद्धांत को समझ आ गया था कि इस वक्त आदित्य का किसी से भी बात करने का कोई भी मन नहीं था। उसने भी उसके मूड का ख्याल रखते हुए कुर्सी से उठकर कहा, ठीक है, मैं कुछ और नहीं पूछूंगा, लेकिन आज मुझे ज्यादा काम भी नहीं है तो मैं यही रुकता हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम ठीक से सो नहीं रहे हो क्या? तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा के जाने का आदित्य पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था। इतने हैंडसम और ग्लोइंग फेस वाले आदित्य के चेहरे पर अब आदित्य का चेहरा अब ऐसा दिखाई पड़ रहा था जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो बहुत ही परेशान था। आदित्य ने उसके सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया और चुपचाप शांति से अपने लैपटॉप की ओर देखना शुरू कर दिया। सिद्धांत को अपनी बात इग्नोर होने का जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। उसे तो आदत हो गई थी आदित्य के इस ठंडे स्वभाव की। बचपन से उसने आदित्य को ऐसे ही देखा था। वैसे मैं यही बैठ सकता हूँ क्या? डोंट वरी, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, उसने धीरे से पूछा, जिस पर आदित्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, वट एवर यू वांट। उसकी बात सुनकर सिद्धांत आदित्य के ठीक सामने बैठा रहा। बड़ी देर तक बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए वो चुपचाप अपनी व्हील्स वाली कुर्सी पर बैठकर इधर उधर हिल रहा था। कभी वो फोन देख ले रहा था तो कभी टेबल पर रखकर मैगजीन को उलट पुलट कर रहा था। कुछ देर बाद उसे बड़ा बोर महसूस होने लगा। कई बार उसका मन किया कि वो आदित्य से बात करे, लेकिन काम करते वक्त उसके चेहरे पर जो लगन होती थी वो उसे तोड़ना नहीं चाहता था। उसका टेंशन डिवाइड नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी तरफ से नेहा की तलाश को शुरू कर दे। उसने अपने सोर्सेज को नेहा की डिटेल भेज दी और वहीं बैठे बैठे कई लोगों से मैसेज पर बात करनी शुरू कर दी। जब उसे लगा कि अब उसका यहाँ और बैठना ठीक नहीं है, उसने बिना कुछ कहे कुर्सी से उठना शुरू किया। लेकिन अभी भी अचानक उसने देखा कि पीछे दरवाजे से मयंक भागता हुआ अंदर चला आ रहा था। वो इतनी हड़बड़ाहट में था कि उसकी आवाज आदित्य के कानों तक भी पहुंच गई थी। उसके अंदर आते ही आदित्य ने लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर मयंक की ओर देखा। मयंक पसीने से लथपथ हाँफते हुए उसके सामने खड़ा था। हैरान होकर सिद्धांत कुछ पूछता कि उससे पहले ही आदित्य ने बोल दिया, क्या हो गया, इतने घबराए हुए क्यों हो? सिद्धांत भी उसे पल के झपकाते हुए देखे जा रहा था। वो भी जानना चाहता था कि बात आखिर थी क्या।
सर, वो समीरा मैडम आई है। हमने उन्हें रोकने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उनके बॉडीगार्ड ने हमारे गार्ड से भी लड़ाई कर ली है और वो इतने गुस्से में है कि किसी की भी बात को नहीं सुन रही। एक तरफ तो सिद्धांत को ये सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि समीरा ये सब क्यों कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ आदित्य को ये जानने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था कि समीरा क्या कर रही थी। उसने तुरंत चिढ़ते हुए गुस्से में मयंक से कहा, तो ये प्रॉब्लम भी तुम मुझ तक लेकर आए हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं बिजी हूँ? मैं बिजनेस प्रपोजल पर ध्यान दूं या इन सब बेकार की बातों पर? मयंक को पता था कि उसे डांट खानी ही पड़ेगी, लेकिन आज समीरा को संभालना उसके बस की बात नहीं थी। सर, मैंने कहा, बहुत कहा, पर वो रुक ही नहीं रही है। मयंक ने डरते हुए कहा। तो रोको, कहो उससे कि मुझे टाइम नहीं है, मैं काम में बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकता, आदित्य ने कहा। उन दोनों के बीच जो बातचीत चल रही थी वो सुनकर सिद्धांत को अब अंदाजा हो गया था कि आज बात बढ़ सकती है। और हाँ, गार्ड्स को बोलो कि अपना काम अच्छी तरह से करें, आदित्य ने अब गुस्से में कहा। मयंक ने इतना सब कुछ सुनने के बाद बड़ी हिम्मत से सिर हिलाया और समीरा को रोकने के लिए बाहर की तरफ चल दिया। जैसे ही उसने कैबिन का दरवाजा बाहर जाने के लिए खोला, उसी दरवाजे से समीरा गुस्से में चलती हुई अंदर आ गई। उसे अपने सामने से अंदर आते हुए देखकर मयंक की धड़कनें अब और भी तेज हो गई। वो समझ गया था कि अब उसकी शामत आने वाली है। समीरा ने अंदर आते ही सबसे पहले सिद्धांत की तरफ देखा। वो अच्छे से जानती थी कि सिद्धांत वापस आते ही सबसे पहले आदित्य से ही मिलेगा, इसलिए उसे ऑफिस में देखकर वो जरा भी सरप्राइज नहीं थी। वो कुछ कहती कि उससे पहले ही आदित्य ने गुस्से में कहा, समीरा, कांट यू सी दैट आई एम बिजी? पर समीरा को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसने तुरंत चिल्लाते हुए पूछा, आदित्य, कल तुम फैमिली मीटिंग में क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है अंकल आंटी और मैं तुम्हारा कितना वेट कर रहे थे। समीरा ने जैसे ही अपने होने का हिंट आदित्य को दिया, आदित्य की आंखें सवालों से भर गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी फैमिली मीटिंग में समीरा भी पहुंची होगी। आखिरकार समीरा के वहां जाने की खबर किसी ने आदित्य को नहीं दी थी। उसके कुछ पूछने से पहले ही समीरा ने भाप लिया था कि आदित्य के मन में अब क्या चल रहा था, इसलिए उसने हाथों हाथ सफाई देते हुए कहा, मैं वहां गई थी या नहीं, क्यों गई थी, ये सब बात की बात है, पर पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या आदित्य बताएगा समीरा को अपने ना आने की वजह? क्या वो जान पाएगा कि नेहा को यहाँ से भेजने के लिए समीरा ने क्या क्या किया है? क्या सिद्धांत नेहा को ढूंढने में कर पाएगा आदित्य की मदद?